सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जो है सहसंयोजक बंध जो है उसके संबंध में जो है वो बात करने वाले हैं। आपने जैसा ध्यान दिया होगा, कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो सहसंयोजक बंध जो है हमने उसको शुरू किया था, और उस सहसंयोजक बंध जो है उसके अंदर हम लोगों ने कल बात की थी कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। कि जब जो है विभिन्न परमाणुओं का जो है वो साझा होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयरिंग होती है तो उसके शेयरिंग से वो जो है वो जो परमाणु हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और उसके फलस्वरूप जो बंध बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध जो है वो होता है। और यहाँ पर जो साझा इलेक्ट्रॉन का होना होता है वो समान रूप से दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा किए जाते हैं। साथ ही कल हम लोगों ने और ये संबंध में बात की थी कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके मुख्य रूप से कौन कौन से लक्षण होते हैं। जैसे हमने बात की कि अगर उनकी भौतिक अवस्था देखें तो मूल रूप से वो जो है वो द्रव और गैस अवस्था में मिलते हैं, ठोस अवस्था में भी मिलते हैं तो वो मुलायम रूप ठोस होते हैं। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें जैसा हीरा, बाकी ज़्यादातर जो है उनके वो जो सॉफ्ट जो है सॉलिड्स के रूप में वो हमें मिलते हैं। इसी तरह से हमने उनकी सॉल्युबिलिटी के बाद में बात की कि सहसंयोजक यौगिक जो है वो सामान्य रूप से आयनिक विलायकों में घुलनशील नहीं होते, जो कि लाइक डिजॉल्व लाइक का जो कॉन्सेप्ट अपन ने सॉल्वेंट का पढ़ा था उसके संबंध में हमने बात की। इसी तरह से विद्युत प्रवाह के संबंध में हम जानते हैं कि ये जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट सामान्य अवस्था में नहीं करते। इसके अलावा हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के संबंध में बात की कि इन यौगिकों के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो मान होता है वो काफ़ी कम होता है। उसके अलावा हमने और बात की थी कि इनमें एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शनल नेचर, और उस दिशात्मक गुण के कारण से ये जो है ये आइसोमेरिज्म जो है वो दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमने कल जो है सहसंयोजक यौगिकों के कौन कौन से सामान्य गुण होते हैं उसके संबंध में भी कल हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध का लुईस सिद्धांत या लुईस थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के संबंध में। ये सबसे पहले लुईस ने कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझाने के लिए इस सिद्धांत को दिया था, और इस सिद्धांत के अंदर जो कमियां रहीं उसके कारण से फिर आगे के अन्य सिद्धांत जो है वो विकसित हुए। इनके बारे में अपन समय समय पर एक एक लेक्चर्स में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं लुईस सिद्धांत के संबंध में। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक परमाणु अपने से निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा आयन बनने की संभावना ना हो तो वो साझे द्वारा उत्कृष्ट गैस विन्यास जो कि 1s2 या NS2NP6 अष्टक जिसको व्यवस्था कहते हैं वो ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। उदाहरण स्वरूप हाइड्रोजन अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु साझे द्वारा हीलियम जो है उसके उत्कृष्ट विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करता है। देखिए किस तरह से ये हाइड्रोजन परमाणु है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, और एक प्रकार का हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड या जिसको अपन कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध जो है उसका निर्माण हो जाता है, और इसका जो निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास है वो ये प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार यदि दो क्लोरीन परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं, क्लोरीन का होता है 287, यानी प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि अष्टक से 1 कम है। तो 2 क्लोरीन परमाणु परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनके निकटतम उत्कृष्ट गैस कौन सी है, 18 जिसका एटॉमिक नंबर है, ऑर्गन जो है वो है। तो ये निकटतम उत्कृष्ट गैस आर्गन जो है उसका 288 जो उसके विन्यास को जो है ये प्राप्त कर लेते हैं और स्थायी हो जाते हैं। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी शेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोनों क्लोरीन परमाणु के ऊपर 7-7 इलेक्ट्रॉन है। एक को हम डॉटेड फॉर्म में दिखाते हैं और दूसरे को हम
क्रॉस के फॉर्म में दिखाते हैं, जिससे कि दोनों के मध्य अंतर जो है डिफ्रेंसिएशन वो किया जा सके। तो इनके मध्य जो है वो Cl के मध्य एकल बंध का निर्माण हो जाता है और Cl2 के अणु का निर्माण हो जाता है। तो इसको हमने यहाँ इसमें दर्शाया है। फिर है परमाणु 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति भी साझे द्वारा कर सकता है। उस स्थिति में उसके मध्य 2 सहसंयोजक बंध यानी द्विबंध जिसको अपन डबल बॉन्ड कहते हैं, अथवा 3 सहसंयोजक बंध जिसको अपन त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, जिन्हें हम क्रमशः ब्रैकेट में हमने बताया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण स्वरूप ऑक्सीजन O2 एवं N2 की संरचना क्रमशः O2 एंड O डबल बॉन्ड O एंड N ट्रिपल बॉन्ड N होती है और जिन्हें हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक ऐसे 2 परमाणु हैं जिनके मध्य जो है 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा हो, तो इस तरह की संभावना भी हो सकती है जहाँ पर 2 परमाणुओं के मध्य जो है 2 सहसंयोजक बंध जिसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं या 3 सहसंयोजक बंध जिसको अपन ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, उसका भी निर्माण हो सकता है। उसे हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी 2 लाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस के माध्यम से हम दिखा सकते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पर अपन 2 उदाहरण की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड को हमने O डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड है त्रिबंध है उसको अपन ने N ट्रिपल बॉन्ड N के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो देखिए यहाँ हम उसको दिखा रहे हैं, जो ही बात अपन भी कर रहे थे। ऑक्सीजन के एक परमाणु के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमने अलग अलग प्रकार से दिखाया है। एक को डॉटेड फॉर्म में दिखाया है, दूसरे को हमने क्रॉस के रूप में दिखाया है। और फिर जो है इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं, तो उसके माध्यम से इस तरह से ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये O2 मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। इसी तरह से 2 नाइट्रोजन परमाणुओं को दिखाया है। नाइट्रोजन के ऊपर कुल बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को हमने दोनों के बीच में साझा होते हुए दिखाया। तो एक को हमने डॉटेड तरह से दिखाया है, दूसरे को क्रॉस फॉर्म में दिखाया है। और अब ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु जब निकट आते हैं तो दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो शेयर हो जाते हैं और इसके कारण से 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में दिखाते हैं। और इस तरह से इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है नाइट्रोजन में हो जाता है। तो उपरोक्त सभी उदाहरणों में बिल्कुल समान विद्युत ऋणात्मकता वाले 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध दर्शाए गए हैं। ये समस्त बंध शुद्ध सहसंयोजक बंध जिसको हम क्या कहते हैं, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो उसके उदाहरण हैं। यहाँ पर हमने जितने भी अब तक एग्जाम्पल देखे उसमें क्या था कि दोनों परमाणु एक जैसे थे, यानी कि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में कोई भी अंतर नहीं था। चाहे हमने हाइड्रोजन की बात की, चाहे क्लोरीन की बात की, चाहे ऑक्सीजन की बात की या चाहे नाइट्रोजन की बात की, इनकी विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस प्रकार का जो सहसंयोजक बंध का निर्माण जब 2 समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य होता है तो उसे हम शुद्ध सहसंयोजक बंध या प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन्हें हम अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। दूसरा इसका नाम जो है वो क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं जब सहसंयोजक बंध ऐसे परमाणुओं के मध्य बनता है जहां पर विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में कम अंतर हो, उनमें भी इस प्रकार का साझा होकर सहसंयोजक बंध तो बनते हैं, किंतु वे बंध पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते। यानी कि वो परमाणु जिनके मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है लेकिन ये अंतर कम है, तो उनके बीच में भी इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनेंगे, लेकिन वो प्योर नहीं होंगे। अर्थात उसमें कुछ पोलैरिटी जिसको हम कहते हैं, ध्रुवता जो है वो होगी, उनमें थोड़ी बहुत ध्रुवता या पोलैरिटी आ जाती है। सहसंयोजक बंध से बंधे परमाणुओं के मध्य
विद्युत ऋणात्मकता का जितना अधिक अंतर होगा उस बंध में उतनी ही अधिक ध्रुवता आ जाएगी। ऐसे बंधों को हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जहाँ पर एटम्स के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना अधिक होगा, जहाँ पर जितना अधिक अंतर परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का होगा, वो बंध जो है वो उतना ही अधिक क्या होगा, ध्रुवीय होगा। दैट विल बी मोर पोलर। ठीक है, तो ऐसे बंधों को हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हमने अभी दोनों तरह के बॉन्ड्स के बारे में बात की। पहला था प्योर कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरे तरह के बॉन्ड जो है वो कहलाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण बंध जो है उसमें कुछ ध्रुवता या पोलैरिटी आ जाती है। तो उसके एग्जाम्पल है HF, H2O, अमोनिया, CH3Cl आदि में इसी प्रकार के बंध पाए जाते हैं। इन चारों अणुओं की संरचना को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपन ये जो चारों मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें किस तरह से इनकी संरचना होती है। तो सबसे पहले HF की बात करते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन के भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के भाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उनमें दोनों के मध्य 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता और हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता में काफ़ी अंतर होता है। तो इसलिए जो ये बंध बनेगा वो ध्रुवीय बंध होगा, यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके बीच में बनता है। तो यहाँ दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन साझा हुआ तो उसको अपन ने एक सिंगल बॉन्ड से दिखाया, तो ये हम उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं, और इसके फलस्वरूप दोनों परमाणुओं का जो अष्टक है वो पूर्ण हो जाता है। दोनों परमाणु जो है वो अपने निकटतम अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हीलियम के विन्यास को प्राप्त कर लेता है, और फ्लोरीन जो है उसके अंदर कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं भाइतम कोश में, तो वो जो है नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है। तो दूसरा एग्जाम्पल है वाटर का, H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन पर दोनों पर 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके मध्य जो है एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन परमाणु, जिसको अपन 1 से दिखाएं, उसके बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो उसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह से ऑक्सीजन परमाणु और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन के साझा होने से दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो H2O के अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, अलग अलग हाइड्रोजन के उनके मध्य बनते हैं। इसी तरह से अमोनिया का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अमोनिया में एक नाइट्रोजन के ऊपर जो है कुल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ साझा करके, 1-1 इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन के साथ साझा होने के साथ में इस नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर, इसके अंदर हम देखते हैं कि 3 बॉन्ड्स जो हैं वो 3 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बन जाते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इस तरह से अमोनिया के अणु जो है उसका निर्माण होता है। ये भी एक क्या है, ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से CH3Cl, इसके अंदर भी, मिथाइल क्लोराइड के अंदर भी इसी प्रकार की तरह से हम जो है उसकी संरचना को देख सकते हैं। कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं के साथ में एक करके एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को साझा करके। तो इस तरह से ये कार्बन जो है वो 4 जो है सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, और इसमें से जो है इनकी प्रकृति जो है वो, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, इसलिए उनकी प्रकृति जो है वो ध्रुवीय होती है। सहसंयोजकता में साझे द्वारा इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, अतः एक परमाणु में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की सहसंयोजकता होती है। तो उसकी तत्व की सहसंयोजकता के बारे में हम बात करें तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ने साझा में भाग लिया उतनी उसकी सहसंयोजकता होती है। उपयुक्त उदाहरण में फ्लोरीन की सहसंयोजकता 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3 एवं कार्बन की 4 है, क्योंकि यहाँ पर जितने जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों ने साझा में भाग लिया वही उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन की 1 है, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की 4 है। इसमें क्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 1, 2 एवं 3 है। कार्बन के अंदर हम क्या देखते हैं, कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 1s2, 2s2,
2px1, 2p1 एंड 2pz0, यानी कि इसके अंदर p सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि px और py ऑर्बिटल में स्थित होते हैं। तो इसके आधार पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कह सकते हैं वो कार्बन के अंदर 2 है। किंतु कार्बन जब यौगिक बनाता है तो हम देखते हैं कि उसमें कुल मिलाकर 4 संयोजकता उसकी होती है। तो क्या होता है, तो कार्बन यौगिक बनाने के लिए जैसे ही उत्तेजित अवस्था में आता है वैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz कक्षक में जो है वो ट्रांसफर होकर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं वहां से एक्साइटेड होकर वो 2pz ऑर्बिटल में चला गया। तो इस स्थिति में अब जो है सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, यानी कि 2s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और 2px, 2py और 2pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz कक्षक में चला जाता है और जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 4 हो जाती है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से एक चतुष्संयोजी तत्व के रूप में व्यवहार करता है। तो ये जो है, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस तरह से कार्बन के अंदर जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी ये 4 कोवैलेंसी को दर्शाता है। अभी हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz में ट्रांसफर हो जाता है और इस तरह से एक 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उसमें हो जाते हैं। फिर है लुईस सिद्धांत की सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जैसा अपन ने बात की कि लुईस सिद्धांत जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए सबसे पहला सिद्धांत जो है वो दिया गया था, लेकिन इसके अंदर ये कहा गया कि प्रत्येक परमाणु जो है वो अपने निकटतम अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसीलिए ही वो इलेक्ट्रॉन्स को साझा करता है। तो अनेक ऐसे स्थायी यौगिक ज्ञात हैं जिनके केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसा नहीं होता है। जैसा कि अभी अपन ने बात की थी कि जो लुईस सिद्धांत का आधार था वो यही था कि वो हर परमाणु जो है वो इस कारण से अभिक्रिया करता है जिससे कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास के जैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसा पहला है NO, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अणुओं में जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान है और इनके बाह्यतम कोश में जो है इनका जो जिसको अपन कहते हैं कि वैलेंसी शेल है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो निकटतम उत्कृष्ट गैस का नहीं है, उसमें कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये बताता है कि NO जो है वो ऑक्टेट जो है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह से बेरिलियम क्लोराइड व बोरोन ट्राइफ्लोराइड जैसे अणुओं के केंद्रीय परमाणु में बाह्यतम कोश क्रमशः 4 एवं 6, ये देखिए 6 है, 16 नहीं है, इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इनमें जो है वो अपूर्ण कक्षक होता है, तो अपूर्ण अष्टक होता है। तो इसमें जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। बेरिलियम क्लोराइड में के अंदर 4 हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं और बोरोन ट्राइफ्लोराइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनमें भी ये मॉलिक्यूल्स भी स्टेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो विन्यास है वो निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास नहीं है। इसी प्रकार फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जैसे अणुओं में केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में क्रमशः 10 एवं 12 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इसमें अष्टक का प्रसार होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर 8 नहीं है बल्कि उससे अधिक है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है और ऑक्टेट जो है उसका एक्सपेंशन भी हो सकता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक भी हो सकती है, जैसा कि हम PCl5 में और SF6 में इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में रेस्पेक्टिवली 10 एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑक्टेट के रूल के हिसाब से सही नहीं है। तो इस तरह से ये एक 3 एक्सेप्शंस हम देख सकते हैं और भी इसके काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हमें मिलेंगे जो ये बताते हैं कि लुईस सिद्धांत जो है उसकी जो परिकल्पनाएं हैं वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो इसके बाद जो है इसके आगे जो है सिद्धांत विकसित हुआ जिसने जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग को
कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो है मतलब जिसको कहते हैं सहसंयोजक बंध जो है उसकी सही रूप से व्याख्या करने की कोशिश की, जिसके बारे में अपन आगामी लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।